हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने ईएमएफ निकाला था। जो डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंसंट्रेशन सेल्स होते हैं उनका ईएमएफ हमने स्टडी किया था। उसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक आया था उसमें हमने एक कंसंट्रेशन सेल बनाया था जिसमें ट्रांसफेरेंस हो रही थी। तो उसमें एक नई टर्म हमने पढ़ी थी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब जो वो लिक्विड जंक्शन बनता है वो क्या होता है और उसका क्या पोटेंशियल होता है, हमें उसे स्टडी करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अभी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है? ये जंक्शन था जब हमारे पास दो अलग अलग एक्टिविटी के सॉल्यूशंस को हमने लिया था एक ही शेप की ट्यूब में, और उनके बीच में एक पोटेंशियल जंक्शन बन रहा था जब आयंस मूव कर रहे थे एक एक्टिविटी सॉल्यूशन से दूसरी एक्टिविटी में, जिसमें हमने देखा था कि हमारे H पॉजिटिव आयन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और Cl नेगेटिव आयन इधर। तो आयंस की जो स्पीड होती है मूवमेंट की वो क्या थी? डिफरेंट थी। जैसे ट्रांसपोर्ट नंबर हमने पढ़ा था, एक का T नेगेटिव था, एक का T पॉजिटिव था। उसकी वजह से एक जंक्शन क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, क्रिएट हो जाता है एट दिस बाउंड्री। उसे हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वो किसकी वजह से आया? ये आया ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ आयंस। उनकी वजह से एक जंक्शन क्रिएट हो गया जिसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इस जंक्शन की, उसे हम बोलेंगे उसका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यानी जो अब तक हम E की वैल्यू कर रहे थे वो टोटल थी ओवरऑल E1 प्लस E2 प्लस EJ। एक नई टर्म आ जाएगी। ये किसकी वजह से आई है? हमारी J। ये वैल्यू आई है हमारी जो हमारा जंक्शन बना है उसकी वजह से। तो ये हो गया हमारा जंक्शन पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक साइड रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो अब तक हम करते ही आ रहे थे। साथ में एक नई टर्म आ गई दैट इज जंक्शन पोटेंशियल। अब हमें इस जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा। अभी मैंने पीछे एग्जांपल लिया था जो हमने एक पीछे सोल्यूशन बनाया था जिसमें हमने एक यू शेप ट्यूब के अंदर एक HCl एक्टिविटी A1 वाला एक A2 वाला लिया था। उसके लिए हमारी जो सेल रिएक्शन थी, रिप्रेजेंटेशन थी, मैं वो ले रही हूँ। ये एग्जांपल हम पहले ले चुके हैं। H2 एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रखा था, फिर HCl था जिसकी एक्टिविटी थी A1, फिर एक जंक्शन बन रहा था, दूसरी साइड था A2 एक्टिविटी का सोल्यूशन और इधर इलेक्ट्रोड थी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसके लिए हमने E की वैल्यू को वहां पर फाइंड आउट कर लिया था पीछे, दैट इज ऊपर निकाली हुई है 2T ये आया हमारे पिछले टॉपिक से रिजल्ट जो कि मेरा ऊपर लिखा हुआ है। तो ये तो मेरा E की वैल्यू होगी। अब बात आते हैं E1 प्लस E2। ये E1 प्लस E2 क्या था? E1 E2 क्या था? इसकी ओवरऑल रिएक्शन से आया था। तो वो रिएक्शन कौन सी थी? मार्क इट एज इक्वेशन 1 2। रिएक्शन क्या हुई थी ओवरऑल? इसमें H पॉजिटिव आयन A2 चेंजेस इनटू H पॉजिटिव आयन A2। ये भी हमने पिछले टॉपिक में निकाला था। उसमें ये रिएक्शन हमारी आई थी जब हमने ओवरऑल कर दिया था। अगर इसे देखा जाए तो यहां से दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम निकालें नर्नेस्ट इक्वेशन निकाल के, तो वो क्या आएगा? दैट इज E1 प्लस E2 इज इक्वल टू माइनस RT बाय F ln। इधर हमारे पास एक्टिविटी A1 वाला है, इधर A2 वाला है, तो A1 ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा A ऑफ H पॉजिटिव आयन जिसकी एक्टिविटी है 1, और नीचे आ जाएगा ऐसा आयन जिसकी एक्टिविटी है 2। डन। अब एक्टिविटी को हम M गामा की टर्म्स में पुट कर सकते हैं, वही चीज हम यहां पर करेंगे। माइनस RT बाय F। मैं RT बाय F का माइनस एडजस्ट कर रही हूँ, ये ऊपर जाकर और ये नीचे जाकर, यानी अब 2 वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। तो ये आ जाएगी M गामा ऑफ 2 अपॉन M गामा ऑफ 1। मैंने इसे उल्टा कर दिया। डन। ये मेरी E2 आ गई। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। यूज इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास E इज इक्वल टू था E1 प्लस E2 प्लस EJ। E1 E2 की वैल्यू निकालिए, E की वैल्यू रख देते हैं पहले तो 2T नेगेटिव RT बाय F ln M2 बाय गामा 2 अपॉन M1 बाय गामा 1। ये इधर ले जाते हैं माइनस में टर्म को पूरा, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी RT बाय F ln
एम एच पॉजिटिव गामा एच पॉजिटिव ऑफ 2/m। डन दिस और इक्वल टू किसके आ गया EJ, जो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये एक तरह से M2 है, गामा 2 है, ये M1 है, गामा 2 है, तो मैं यहां पर पुट कर सकती हूँ इसे T/F ln M2 गामा 2/m1 गामा 1 माइनस RT/F ln, ये एक तरह का M2 है, ये गामा 2 है, ये M1 है, ये गामा 1 है, इज इक्वल टू EJ। अब ये टर्म और ये टर्म RT/F, ये सारी टर्म क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, बाहर ले लेते हैं, तो RT/F ln M2 गामा 2/m1 गामा 1, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा है मेरे पास, 2T नेगेटिव -1। मैंने इधर नहीं लिखा बिकॉज कई बार वो ऐसा लगता है कि जैसे वो ln के साथ है, log के साथ है, बट नहीं, वो log वाली टर्म अलग है, तो मैंने इसे सारे को कॉमन ले लिया। अंदर जो टर्म बची मैंने इधर लिख दिया, इज इक्वल टू EJ। डन, इतना आ गया हमारा सोल्व करके। ये क्या है, हमारा जंक्शन पोटेंशियल, जिसे हम फाइंड आउट करें। अब ये था ट्रांसपोर्ट नंबर। हमें पता है जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कैटायन का और अनायन का, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। हमें T नेगेटिव की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो T नेगेटिव हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस T पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस T पॉजिटिव। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर सकते हैं। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2T नेगेटिव का मतलब है T नेगेटिव प्लस T नेगेटिव -1 RT/F ln M2 गामा 2/m1 गामा 1 इज इक्वल टू EJ। अब एक T नेगेटिव की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव -1 RT/F ln M2 गामा 2/m1 गामा 1 इज इक्वल टू EJ। यहां से 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा T ऑफ नेगेटिव प्लस T, सॉरी माइनस आएगा बीच में, ये माइनस है, पॉजिटिव RT/F ln M2 गामा 2/m1 गामा 1 इज इक्वल टू EJ। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, हमारी जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। डन। अब ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ट्रांसपोर्ट नंबर के डिफरेंस के, किसके डिफरेंस पे, कैटायन एंड अनायन के। अगर T नेगेटिव इज इक्वल टू T पॉजिटिव, ट्रांसपोर्ट नंबर दोनों का बराबर हो जाए, उस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर ये बराबर हो गया, इफ T नेगेटिव इज इक्वल टू T पॉजिटिव, तो EJ क्या हो जाएगा, 0। EJ 0 होने का मतलब वहां कोई भी जंक्शन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तभी तो जंक्शन पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब है अब हमारा जो सेल है वो किससे कनेक्ट हुआ है, वो हमारा सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट हुआ है। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर हमारा T नेगेटिव ग्रेटर हो जाए T पॉजिटिव से, अगर ये ग्रेटर हो जाएगा तो EJ की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, EJ की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। EJ की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है जो E की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी इससे, E1 प्लस E2 से। तीसरा केस क्या आ सकता है, ये जो T पॉजिटिव है ये हमारा क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए T नेगेटिव से। ऐसा होएगा तो EJ क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होएगा तो E की वैल्यू लेस हो जाएगी किससे, E1 प्लस E2 से। डन। तो हमारा जो E की वैल्यू है वो वैल्यू ग्रेटर आएगी या लेस आएगी, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, हमारे जंक्शन पोटेंशियल पे। और जंक्शन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, आयंस की मूवमेंट यानी उसके ट्रांसपोर्ट नंबर पे। क्लियर। तो ये टॉपिक था हमारे पास, हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब इसी में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट की मेजरमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। हम इसकी मेजरमेंट क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ये टॉपिक एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, इसे हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। अब हमें उसकी मेजरमेंट करनी है, तो इसके लिए मुझे कोई ना कोई सेल बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक कोई भी पर्टिकुलर सेल ले लेते हैं जिसे हम लेंगे विदाउट ट्रांसपेरेंस। कोई ट्रांसपेरेंस नहीं होगी, आयंस का कोई जंक्शन नहीं बनेगा, ऐसा हमें सेल लेना है।
तो आप कोई भी सेल ले लो, चाहे आप सेम वाला ले लो, अलग अलग ले लो, अप टू योर चॉइस। हमने एक पीछे बनाया था कॉम्बिनेशन से सेल, हम उस कॉम्बिनेशन सेल का एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें एक साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी और एक साइड हमारे पास सिल्वर और सिल्वर इलेक्ट्रोड थी। तो इसकी एक्टिविटी थी A1। इससे मैं अभी अलग अलग नहीं कर रही हूं, इसे मैं A ही लिख रही हूं अभी के लिए। फिर था हमारे पास AgCl और इधर वाली जो रोड थी वो क्या थी, A2। ठीक है, ऐसे हमने दो A1 और एक A2 के साथ बनाया था और उसके लिए ओवरऑल हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी। अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं। सेल की रिएक्शन क्या होगी, हाफ ऑफ H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस AgCl। ये रिएक्शन हम पीछे भी लिख चुके हैं, सेम है। H पॉजिटिव आयन बनेगा और Cl नेगेटिव आयन बनेगा। एक्टिविटी एक की AH पॉजिटिव हो जाएगी, एक की ACl नेगेटिव हो जाएगी। डन। तो E की वैल्यू लिख देते हैं। एक ही हमने लिया तो E ऑफ सेल हो जाएगा E0 माइनस RT/NF। N की वैल्यू क्या है 1, बिकॉज यहाँ पे आपने हाफ हाइड्रोजन लिया है तो मीन्स आपने 1 इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन किया। Ln इधर एक्टिविटी है AH पॉजिटिव ACl नेगेटिव अपॉन 1। ये आ गया मेरे पास। अब ये तो ओवरऑल मेरे पास क्या A, Ln A। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब व्हाट इज A हमारे पास क्या होता है m² गामा स्क्वायर। बट हमने यहाँ पर अलग अलग कर दिया कैटायन अनायन को। जब मेरी एक्टिविटी अलग है तो उनका एक्टिविटी कोएफिशिएंट भी अलग होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव शो करें, मीन्स कैटायन की और अनायन की वैल्यू। तो मैं इसमें यहाँ पर पुट कर सकती हूँ E ऑफ सेल क्या आ जाएगा E0 माइनस RT/F Ln m² गामा स्क्वायर। 2 बाहर आ सकता है क्योंकि कॉमन है स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट बाहर ले लो, माइनस 2RT/F Ln m। इसे अलग कर लिया, माइनस 2RT/F Ln, बिकॉज अब हमें एक्टिविटी कोएफिशिएंट और एक्टिविटी कैसे है इसे दोनों को अलग अलग मेजरमेंट करना है। अगर आपने वैसे निकालना होता आप इसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब और इसे बैलेंस करें। कैसे बैलेंस होगा, मैं ये टर्म को इधर ले जा सकती हूँ, मैं इसे इधर ले जा रही हूँ 2RT/F। ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। Ln m इज इक्वल टू E0 माइनस 2RT/F Ln। ये पास ही आ गया। अब ये E0 क्या है, इस पूरे सेल का है, यानी इसमें हो क्या रहा है AgCl, इसमें चेंज हो रहा है यानी E0 है। अब इस वाले सेल की अगर मैं बात करूं, मुझे क्या निकालना है, एक्टिविटी या एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, अब इस रिएक्शन में मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसमें एक साइड क्या E ऑफ सेल, ये वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये E0 की वैल्यू है, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन सारी अननोन वैल्यू में से सिर्फ एक ये अननोन वैल्यू है, यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपके पास सारी वैल्यूज गिवन होंगी सिवाय इसके, तो आप यहाँ से एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू को निकाल सकते हो। मीन्स आपको बताया जाएगा कि इस पे कंसंट्रेशन कितनी है, मीन्स m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर E ऑफ सेल कितना है, E0 की वैल्यू कितनी है, सारी वैल्यूज आपको नोन होंगी। जस्ट पुट करो और यहाँ से किसकी गामा की वैल्यू को निकाल सकते हो। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, अगर सपोज करो आपके पास जो m की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर m की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, m0 यानी log 0 1, तो यह देगा 2RT/F। ठीक है, और इधर वाली वैल्यू हमारे पास बचेगी। और अगर गामा उस टाइम पे यानी कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए 1, log 1 इज 0, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये हट गया, यानी ये टर्म इसके बराबर आ गई। तो आप इनके बीच में एक प्लॉट भी बना सकते हो। इसे आपने पढ़ा था डी-बाय-हक्कल थ्योरी में, आपने अपने फर्स्ट ईयर में डी-बाय-हक्कल थ्योरी पढ़ी थी। तो अगर आप यहाँ पर एक प्लॉट बनाओ बिटवीन, अब हमने क्या किया, ये तब आया जब हमारे पास ये वैल्यू क्या थी 1। अगर ये वैल्यू 1 हो जाए तो मेरे पास क्या बचेगा, E ऑफ सेल प्लस 2RT/F Ln m। ठीक है, इज इक्वल टू E0 Ag ऑफ Agc। मेरे पास ये चीज बचेगी। ठीक है, तो अगर मैं इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन दिस टर्म एंड रूट m, यानी कि जो m में चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास क्या होगा, ऑब्टेन होगा।
उसकी हेल्प से अभी हम गामा की वैल्यू को यानी कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पीछे हमने बहुत सारी इक्वेशंस को निकाला है और जब उसमें एक्टिविटी आ रही थी तब हमने उसे सॉल्व कर लिया था इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे जिंक अमलगम वाली ले लो या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो, जिसे हमने पीछे कंसंट्रेशन सेल में एग्जाम्पल किया। उस टाइम हमारा ई की वैल्यू आ रही थी RT/F ln A2/A1। ठीक है, तो आप A2 को पुट कर सकते हो वैल्यू, पीछे हमने किया भी है M2² Γ2² M1² Γ1², और ये 2 को मैंने बाहर ले लिया था। ठीक है, आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। फिर आप इसे अलग कर सकते हो 2RT/F ln M2/M1 प्लस 2RT/F ln Γ2/Γ1। इस तरह से आप अलग कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ई गिवन होगा, अलग अलग M2 M1 की वैल्यूज यहाँ पर गिवन होंगी। ठीक है, पुट करो, एक वैल्यू आपको गामा की गिवन हो सकती है, Γ2 निकालना है। अगर आपको सिर्फ एक एक्टिविटी निकालनी है तब तो आप पिछला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको दो अलग अलग वैल्यूज एक्टिविटी दे रखी हैं, यानी आपको दो अलग अलग एक्टिविटी कोफिशिएंट्स निकालने हैं, तब आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप एक्टिविटी या एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। डन, तो ये तो था हमारा एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट को हमें कैसे निकालना है। अब ये जो बार बार हम ईएमएफ पढ़ रहे हैं, इस ईएमएफ के हमारे पास क्या एप्लीकेशंस हैं, इन्हें हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो अब हम उस टॉपिक पे आते हैं। ये एक तरह का हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, बट इसकी कुछ एप्लीकेशन हमारी लेंथी है, लाइक पोटेंशियोमीट्री, टाइट्रेशन एंड पीएचमीट्री, वो थोड़ी लेंथी है, बाकी एप्लीकेशन इसकी छोटी छोटी है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट। आप ईएमएफ मेजरमेंट कैसे कर सकते हो, कि मतलब इस ईएमएफ मेजरमेंट से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। ईएमएफ तो अब तक हर चीज का निकाला, कोई केमिकल सेल बनाया, कोई रिवर्सिबल सेल्स बनाए, उनके ईएमएफ निकाल लिए नर्नेस्ट इक्वेशन से, फिर हमने कंसंट्रेशन सेल बनाए, उनके निकाल लिए। बट इस ईएमएफ को हम यूज कहाँ करेंगे, तो पहला एप्लीकेशन आती है इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने जहां पर ये डेल्टा जी की वैल्यू निकाली थी। हमारा डेल्टा जी किसके बराबर आया था, -NEF, इसके बराबर आया था, या फिर आप लिख सकते हो -ΔG इज इक्वल टू NEF। ये तो नॉर्मल था, अगर मैं इसी को स्टैंडर्ड स्टेट में ले लूं तो क्या आ जाएगा, G0 इज इक्वल टू NE0F, ये मेरा आ जाएगा इन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, अगर मुझे ईएमएफ पता है, E0 की वैल्यू पता है, तो मैं G की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिकॉज N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी रिएक्शन दिया आप उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, F इज फेराडे, ये वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। डन, आपके पास किसकी वैल्यू होगी, G0 की वैल्यू। और डेल्टा G0 किसके बराबर होता है, वो होता है -RT/ln के। अगर मेरे को E0 पता है तो मैं क्या निकालूंगी, G0, और G0 पता है तो मैं वहां से क्या निकाल सकती हूँ, K की वैल्यू। यानी मैं यहाँ इसकी हेल्प से, ईएमएफ की हेल्प से फ्री एनर्जी चेंज भी फाइंड आउट कर सकती हूँ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो न्यूमेरिकल में अगर आपको E0 दिया है, पुट करो यहाँ पर, G0 निकालो, G0 की वैल्यू आ गई, वहां से आप K की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड इसकी हेल्प से हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, आप कोई भी ऐसी रिएक्शन ले लो जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। हमने कभी पीछे एग्जांपल लिया था H2 वाला, जिसमें हमारी एक साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी HCl एक्टिविटी 1 के सोल्यूशन में, फिर एक जंक्शन बन रहा था। बिकॉज ट्रांसपोर्ट नंबर है तो इसका मतलब जंक्शन तो बनेगा ही बनेगा। A2 इधर आया था H2 ऑफ 1 एटमोस्फेयर प्रेशर। इसके लिए मैं पूरा सोल्व नहीं करी, पर जब हमने यहाँ पे E निकाला था वो था हमारा T- RT/F ln A2/A1। पीछे से मैंने डायरेक्ट ले लिया। डन, ये आ गया मेरे पास। अब आपके पास एक्टिविटी गिवन होगी, दोनों पुट करो, RT पुट करो, E की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, आप किसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, तो E अगर आपको पता है तो आप उसकी ट्रांसपोर्ट नंबर को इजिली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट
इसकी हेल्प से हम ई की हेल्प से वैलेंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन वैलेंसी ऑफ आयंस। आयन की वैलेंसी कैसे, यहां पर एक टर्म होती है एन, यहां पर एन की वैल्यू 1 थी इसीलिए 1 आया, नहीं तो अगर मान लो एन होती तो आप एन को भी तो फाइंड आउट कर सकते थे, सारी वैल्यूज आपको गिवन है तो आप एन को भी तो फाइंड आउट कर सकते हो। तो जनरली जो हमारी इक्वेशन आती है E = RT/NF ln A2/A1। अगर आपको A2 पता है, A1 पता है, E की वैल्यू पता है तो आप किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, N की वैल्यू पर। इफ A2 A1 E is known, तो बचा क्या अननोन, N कैन बी फाइंड आउट। तो अगर क्वेश्चन में सारी वैल्यू गिवन है तो आप N निकाल सकते हैं। N क्या, एक तरफ से नंबर कितने आयन माइग्रेट हुए, जैसे जिंक के केस में 2 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होता है तो जिंक Zn से Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो वैलेंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, +2। ठीक है, ऐसे कॉपर सिल्वर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते हैं तो वहां पे वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आप इससे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसके हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अब कोई भी E ले लो, E = था RT/NF ln, एक्टिविटी की जगह कंसंट्रेशन में ले लो C2/C1। अगर आपको सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पता है, कंसंट्रेशन की हेल्प से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको सारी वैल्यू पता है, एक नहीं पता, सपोज करो आपको E, N और C1 क्या है, नोन है, तो C1 कैन बी फाउंड। ठीक है, आप C1 फाइंड आउट कर सकते हो। C1 क्या, एक तरह की कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन आ गई यानी उससे हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन से हमारी क्या आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल AgCl, ठीक है, इसके लिए आप S निकाल सकते हो और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP = S²। अगर एक बार S आ गया तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, S² की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक कंसंट्रेशन आपको पता है, उससे आप दूसरे की निकालो, दूसरे की निकाल के यहाँ पे पुट करो, पुट करने के बाद आप S की सॉल्युबिलिटी की वैल्यू और सॉल्युबिलिटी की प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। डन। तो आगे इसकी 4th एप्लीकेशन। 5th, इसकी हेल्प से हम pH निकाल सकते हैं। ऑफ pH ऑफ सोल्यूशन का pH हम यहां से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब pH कैसे फाइंड आउट करेंगे, pH आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, pH हमारा होता है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अगर मेरे पास कहीं भी ये टर्म आती है नेगेटिव लोगारिथम, हम यूज करते हैं कोई भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारी या तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो सकती है या फिर हमारी कैलेमल इलेक्ट्रोड हो सकती है, या फिर इसके अलावा हमारे पास जो आती है एक ग्लास इलेक्ट्रोड होती है वो यूज हो सकती है, एक आती है हमारे पास क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, वो यूज हो सकती है। आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जो टोटल हमारे पास EMF होता है वो EMF हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं E1 + E2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें हैं, एक है हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे यानी वो, प्लस एक है हमारे पास जो क्या है अननोन, ये अननोन है जिसे मुझे फाइंड आउट करना है, और ये R क्या है, रेफरेंस। तो एक साइड पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, दूसरी साइड जो अननोन है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हम यहाँ नहीं लगाते, बिकॉज हमें नहीं पता कि जो रेफरेंस है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या उसकी रिडक्शन हो रही है। देन उसके बेस पर हमारे पास अलग अलग क्या आ जाएंगी, इलेक्ट्रोड्स आ जाएंगी। अब pH को निकालने के लिए हम डिफरेंट टाइप की रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं। अब ये एक वाइड एप्लीकेशन है तो हम अलग अलग जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हें यूज करके pH की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यूज करेंगे वो होगी हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, pH यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि इस वाली इलेक्ट्रोड को हमें क्या करना है, यूज करना है।
अब इस तरह की जो इलेक्ट्रोड है इसकी बहुत बार आपने रिएक्शन लिखी है, ऑक्सीडेशन में भी, रिडक्शन में भी। तो रिएक्शन कैसे होती है, इसमें H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू हाफ ऑफ H2। इसके लिए नॉननेस इक्वेशन क्या आएगी, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाय NF ln 1, इसकी एक्टिविटी 1 अपॉन H पॉजिटिव। मैं इसे ऊपर ले जा रही हूं तो यह आ जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस प्लस RT बाय F ln H पॉजिटिव। अब मैंने ऊपर कहा जहां कंसंट्रेशन ऑफ आएगी H पॉजिटिव आयन, ठीक है, आप उस चीज को यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, pH पुट कर सकते हैं, यानी ये मेरा क्या बन जाएगा, pH बन जाएगा। अब ये pH बनाने के लिए इसे 2.303 बनाना पड़ेगा। RT बाय F log ऑफ H पॉजिटिव आयन। डन, मेरे पास ये आ गया। अब ये चीज मेरे पास क्या है, pH के बराबर। मैं यहाँ पर इसे क्या कर सकती हूँ, pH पुट कर सकती हूँ। ये चीज मेरी 0 होती है बिकॉज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ये 0 आ गई माइनस। इस सारे को सोल्व करते हैं जैसे नॉननेस में इक्वेशन में सोल्व किया था, तो 0.0591। आप चाहो तो वापस R की, T की, F की वैल्यू को स्टैंडर्ड पुट करके सोल्व कर सकते हो। ये वैल्यू थी pH, तो मेरे पास ये आ गया। डन, इस तरह से आप निकाल सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन कर सकते हो कैलेमल इलेक्ट्रोड को। तो हम अब क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंबाइन कर रहे हैं विद कैलेमल इलेक्ट्रोड। कैलेमल इलेक्ट्रोड के साथ मैंने इसे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो एक साइड पे हो जाएगी मेरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड पे मेरा हो जाएगा कैलेमल इलेक्ट्रोड। उसकी जो हमारी थी वो ये थी Hg2Cl2 देन Hg। तो E हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारा राइट हैंड साइड वाली वैल्यू का E2 माइनस E1। अब राइट हैंड साइड पे हमारे ये क्या है, राइट हैंड साइड, ये कौन सी वाली का है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का तो मैंने अभी निकाला जो पीछे आया था मेरे पास, दैट इज माइनस 0.0591 ऑफ pH। एक माइनस पहले था, एक और। अब आता है E2। E2 है राइट हैंड साइड का, ये कैलेमल इलेक्ट्रोड है जो कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड होती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैलेमल इलेक्ट्रोड। वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 0.2415। ये स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये आ गया मेरे पास। मुझे क्या निकालना है, pH निकालना है। pH निकालने के लिए टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा E माइनस 0.2145, ये माइनस माइनस प्लस, ये इसके नीचे आ जाएगा 0.0591। तो अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलेमल इलेक्ट्रोड को यूज कर रही हूँ तो मैं इस वे से यहाँ पर वैल्यू निकाल सकती हूँ, किसकी, pH की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, दूसरा वे आता है इसमें निकालने का, वो होता है क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहली तो हमारी थी जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करी, अब सेकंड यूज करते हैं हम क्वीन हाइड्रोजन। अब क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, जो क्वीन हाइड्रोजन होते हैं उसका फॉर्मूला होता है C6H4O2, और जो हाइड्रोक्विनीन होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H2O2। ये है क्विनोन, ये है हाइड्रोक्विनोन। इसे मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें सिर्फ दो हाइड्रोजन का ही तो फर्क है, तो मैं इसे QH2 से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, ओवरऑल इसमें रिएक्शन क्या होती है, ये जो Q है हमारा, यानी ये क्विनोन प्लस 2H पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ओवरऑल चेंज जाता है किसमें, QH2 में। और एक रिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में सेटअप होती है जो ओवरऑल रिएक्शन है। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके बाद कंबाइन अप करो, बट हमें तो मेनली कंबाइन अप रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे कंबाइन करके लिख दिया। नाउ अप्लाई नॉर्नेस्ट इक्वेशन। वो कहते हैं E, बिकॉज यहाँ पर क्वीन हाइड्रोजन को यूज कर रहे तो मैं इसे Q से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। EQ इज इक्वल टू नॉट Q स्टैंडर्ड माइनस RT बाय NF। N की वैल्यू कितनी है, 2 दिख ही रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑफ ln कंसंट्रेशन ऑफ QH2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Q, और साथ में क्या H।
क्योंकि इसका 2 है तो ये आ जाएगा स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। क्लियर? अब जो हम यहाँ पर क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रॉन बनाते हैं उसमें जो क्विनोन होता है और हाइड्रोक्विनोन होता है ये हमारा इक्विमोलर होता है, तो हमारे पास Q और जो QH2 है वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बिकॉज इक्विमोलर सोल्यूशन हम लेते हैं। अगर ये बराबर है तो हमारे पास E of Q किसके बराबर आ गया, -RT/2FLN 1/H पॉजिटिव रेज टू पावर 2। ये क्योंकि ये तो 1 हो गया, अब ये ऊपर चला जाएगा तो -2 आएगा पावर, उस -2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो आ जाएगा E = E0Q -RT/2F। 2 मैंने बाहर ले लिया, माइनस भी बाहर आ गया, LN कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। हमेशा आपने इसे लॉग में बनाना है तो इसे 2.303 से चेंज कर लेते हैं, E0Q + 2.303 RT/F। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है इसीलिए ऐसे आया, LN लॉग में चेंज हो चुका है। इसी वैल्यू को फिर से सोल्व करेंगे, 0.0591 आएगी लॉग पीएच। लॉग पीएच H पॉजिटिव आयन यानी कि पीएच नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में, तो EQ = E0Q -0.0591 ऑफ पीएच। डन। ये तो आ गई जब हमने क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को सोल्व किया तो उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये वैल्यू होती है हमारे पास 0.6996। अगर आपको याद है तो आप यहाँ रख दीजिए, अगर वैल्यू नहीं याद है तो आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। ये आ गया EQ = 0.6996 -0.0591 ऑफ pH। डन। अब इनके हेल्प से एक सेल भी बनाना है, तो अब एक साइड पे कैलेमल इलेक्ट्रोड को यूज करो और एक साइड पर ईस्ट इलेक्ट्रोड को यूज करो। नाउ अब हम बनाएंगे इनका कॉम्बिनेशन सेल। एक साइड पे ले लो कैलेमल इलेक्ट्रोड, तो पहले हम कैलेमल ले रहे हैं Hg। अप टू यू, आप दूसरी वाली साइड पे भी ले सकते हो, मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन कर दो, उसकी रिडक्शन कर दो, अप टू योर चॉइस। उस केस में आपको साइन अपोजिट करना पड़ेगा जस्ट इसका। H पॉजिटिव है, फिर क्यूनोन है QH2। हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है जो साल्टवेट से कनेक्ट है, तो E आ गया हमारे पास E ऑफ राइट हैंड साइड -E ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे कौन सा है हमारे पास, ये वाला क्वीन हाइड्रोन, उसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया, पुट कर दो 996 -0.0591। ठीक है, माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा कौन सा है, कैलेमल वाला, उसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.2415। स्टैंडर्ड वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। डन। इसके साथ पीएच भी था, मुझे पीएच निकालना है, इसे और इसे सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे माइनस होगा तो आएगा 0.44581, इन दोनों को माइनस करके -0.0591 ऑफ पीएच। पीएच निकालना है, ये हो जाएगा E -0.4581 अपॉन -0.0591। एडजस्ट कर दो, pH = 0.4581 -E अपॉन 0.0591। ये आ गया हमारे पास E की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आ सकती है। डन। और अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता कैसे आई है तो ये ओवरऑल आप इसे चीज को यहाँ पर छोड़ भी देते, अगर ये ना पुट करते तो ये टर्म एज सच चलती आती और चलने आने के बाद यहाँ EQ नोट आ जाता और साथ में ये जो सेल की वैल्यू है वो आ जाती। आप किसी को भी किसी के साथ भी मर्ज अप करके बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह की इलेक्ट्रोड हमने यूज कर ली, जो हमने पीछे पढ़ी थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरी हमने यहाँ पर यूज की क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अभी जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है इसकी एडवांटेज है ओवर जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ी थी उसके ऊपर। ठीक है, ये बहुत कन्वीनियंट है यूज करने के लिए, इसमें हमें कोई गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पर गैस चाहिए H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर किसी भी H2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, गैस नहीं है। जब हम गैस के साथ काम करते हैं तो हमें इस गैस की कॉन्टिन्यूस सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर नो कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ H2 रिक्वायर्ड। ठीक है, दूसरा ये एसिडिक सोल्यूशन के लिए भी यूज हो जाती है, कैन बी यूज्ड फॉर एसिडिक सोल्यूशन। इसे आप एसिडिक सोल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हो और अल्कलाइन के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा बेटर है। ठीक है,
एज कंपेयर टू जो हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी कंपैरिजन में। कोई पर्टिकुलर गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 क्विनहाइड्रोन हाइड्रोक्विनिन का इक्विमोलर मिक्सचर बनाना है और उससे आप इसे बना सकते हैं। डन। अब इसमें एक हमारी नेक्स्ट कैटेगरी बची है ग्लास इलेक्ट्रोड, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और एक लास्ट एप्लीकेशन बची है पोटेंशियोमीटर टाइट्रेशन, उसे भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।